हेलो, आप लोग का फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान धातु अधातु के बाद हमारा अगला टॉपिक है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? धातु के लिए जो क्रिया किया जाता है उसे धातु कर्म कहते हैं। अब बात रह गई, क्या यही परिभाषा है? ऐसा नहीं है। देखिए, धातु किस में पाए जाते हैं? अयस्क या खनिज में। तो धातुओं को अयस्क या खनिज से निकालने के लिए दो तरह की क्रिया किया जाएगा। एक भौतिक क्रिया किया जाएगा, एक रासायनिक क्रिया किया जाता है। जैसे कि भौतिक क्रिया में क्या है कि बड़े बड़े अगर अयस्क हैं या खनिज हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो यह एक तरह से भौतिक क्रिया हो गई। और फिर उसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे जो दूसरे तत्वों से या पदार्थ से क्रिया करा के उसको अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण चाहिए, अपचयन कराना पड़ेगा, तो वहाँ पे रासायनिक क्रिया हो गया। तब इसका मतलब परिभाषा कैसे बन गया? मतलब तत्वों को अयस्कों से निकालने की भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तत्वों को धातुओं को अयस्कों से भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निकालना ही क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, धातुओं को निकालने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसको बारी बारी से उसका अनुसरण करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 पे आता है सांद्रण। ठीक है, यानी कि अयस्कों से धातुओं को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है कि किसी भी अयस्क में जो अशुद्धि मिली होती है उसको दूर करते हैं। सांद्रण के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी अयस्क में अशुद्धि होती है तो उसको हम दूर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सांद्रण। यानी अयस्क में मिले हुए अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही सांद्रण कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? अयस्क से अशुद्धियों को निकाल लेंगे। अब अयस्कों को निकालने के लिए, यानी अयस्कों में जो अशुद्धि है उसको निकालने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया किया जाएगा? 3 तरह के इसमें स्टेप का पालन करना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? पहले गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। यानी अयस्क में जो अशुद्धि मिली है उसमें उस अशुद्धि को दूर करने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा उसे अलग करेंगे। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों में मिले हुए अशुद्धि को दूर करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है? कोई भारी अयस्क होता है, ठीक है, उसको बहती हुई जलधारा में धोया जाता है, पानी के साथ धोया जाता है। ठीक है, तो जो अशुद्धि होती है वह नीचे बैठ जाती है, अशुद्धि जो होती है वह बह जाती है और जो भारी धातु होते हैं वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो इस तरह से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में यही होता है कि जो भी अयस्क होते हैं उसको क्या करते हैं? पानी के साथ धोया जाता है, तो जो अशुद्धि होती है वह बह जाती है और जो भारी धातु बचते हैं वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। दूसरा हमारा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय में क्या होता है कि ऐसे हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिनमें चुंबकीय गुण पाया जाता हो, यानी चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, तो लोहे से संबंधित मान लीजिए लोहा का कोई अयस्क है, उसमें से लोहे को निकालना है, तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस विधि में क्या होता है कि ऐसे 2 टाइप के रोलर लगे होते हैं, ऐसे पट्टा चढ़ा रहता है, यहाँ से हम उस अयस्क को डालते हैं। यह मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय रोलर होता है। तब यह ऐसे घूमता रहता है, ऐसे जाता है, तो यहाँ पर रोलर जो होता है वह जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है उसको खींच लेता है। तो इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि में यही होता है, इसमें लोहे से संबंधित अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ज़्यादा इसमें यह इम्पोर्टेंट आपके लिए क्रिया विधि ज़्यादा नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है परीक्षा में यह फेन प्लवन विधि, इसको आपको जानना है। फेन प्लवन विधि में होता क्या है कि एक बड़ा सा टैंक होता है, इस तरह से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें ये छिद्र होते हैं। फेन प्लवन विधि में हम सल्फाइड अयस्कों का
सांद्रण करते हैं। सल्फाइड अयस्क का मतलब जिसमें सल्फ़र पाया जाता है, जैसे कापर पायराइट हो गया, कापर ग्लांस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सल्फाइड अयस्क हैं। तो इसमें एक क्या करते हैं कि एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, इसमें जल भर देते हैं, जो अयस्क होता है उसको डाल देते हैं, इसमें और चीड़ का तेल भी डालते हैं और पोटेशियम एथिल जैंथेट भी डालते हैं। ये 3 चीज़ों को इसमें डाल करके यहाँ से तेज़ धारा, वायु की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं। अब सल्फाइड अयस्क के जो कण होंगे वह यहाँ पे झाग के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। आपने कभी छोटे पर रहे होंगे तो ग्लास में निरमा पाउडर डाल करके मुंह से फूंकते होंगे तो झाग ऊपर की तरफ आता है। उसी तरह की प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है। चीड़ का तेल मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाते हैं और अयस्क को मिला देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं पूरा, और यहाँ से वायु की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, झाग के रूप में ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और जो अशुद्धि होती है वह नीचे की तरफ यहाँ पे बैठ जाती है। इस तरह से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा, हो गया सांद्रण। सांद्रण में 3 विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लवन विधि। इसके बाद हम सांद्रण कर लेंगे तब इसका निस्तापन करेंगे। निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे गलाने ही कहलाता है निस्तापन। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गलाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं निस्तापन। जैसे यहाँ पे Al2O3.2H2O, यहाँ पे जब गर्म करेंगे, देखिए ये बॉक्साइड का सूत्र है, बॉक्साइड का Al2O3.2H2O। इसमें निस्तापन का मतलब होता है गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में तो यहाँ से जल के अणु बाहर हो जाएगा। तो वही है परिभाषा इसका कि वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे, ऐसा नहीं कि गला दें पूरा एकदम गल जाए, ऐसा नहीं, उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका भर्जन। भर्जन में क्या होता है, निस्तापन जैसा ही काम होगा लेकिन थोड़ा सा अलग। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वायु की उपस्थिति में, यानी किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अगर अनुपस्थिति लगा दिए तो वहाँ पे हो गया निस्तापन, अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति लगा दिए तो वहाँ हो गया भर्जन। यही दोनों में अंतर है। अब भर्जन का कार्य होता है किसी भी अयस्क या धातु का ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण का करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि करना। जैसे कि सल्फ़र है, उसमें O2 से क्रिया होगा तो SO2, यहाँ पे सल्फ़र का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कक्षा 10 में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सल्फ़र में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो सल्फ़र का ऑक्सीकरण हो गया। तो भर्जन का उद्देश्य क्या होता है, पदार्थों का ऑक्सीकरण करना। फिर इसके बाद है प्रगलन। अगला हमारा स्टेप आता है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, जो भर्जित अयस्क में कोक और गालक मिलाकर गलाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रगलन। ठीक है, भर्जित अयस्क में कोक मतलब कार्बन और गालक मिलाकर के गलाने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं प्रगलन। अब रह जाती है बात कि भाई गालक क्या होता है।
तो गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोई ऐसा पदार्थ हो वह गलता ना हो, तो गालक को उसमें मिला देते हैं तो वह भी पदार्थ क्या होता है, गल जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं गालक, मतलब ऐसे पदार्थ जो अगलनीय पदार्थों को गलनीय पदार्थों में बदल देते हैं, उसे हम बोलते हैं गालक। गालक दो तरह के होते हैं, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय होता है। अब गालक का प्रयोग कहाँ करेंगे, अशुद्धि को दूर करने के लिए। अब अशुद्धि जैसा होगा उस हिसाब के गालक का प्रयोग करते हैं। यदि अम्लीय अशुद्धि है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, यदि क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे, उल्टा करके। अगर अम्लीय है तो क्षारीय, क्षारीय है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है संक्षारण। अगला हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्षय होना, यानी किसी पदार्थ का नष्ट होना, धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है, मतलब कोई भी धातु है, चाहे कोई भी पदार्थ है, वह वायु की उपस्थिति में, चाहे किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में धीरे धीरे उसका क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहा पर क्या होता है, वायुमंडल से जल के कुछ कण आते हैं और आयरन क्रिया करता है तो जंग लगता है। तो जंग लगता है तो वो क्या होता है, लोहा धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि लोहे पर जंग लगना, संक्षारण का। इसके बाद है संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे, तो भाई कोई भी धातु है उसमें दूसरे धातु का लेप लगा करके उसको बचा सकते हैं, या फिर ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके। आप ये समझ लीजिए कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वहीं सब उसके बचाव आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, धातु अधातु वाले में सिंपल सा है इस पूरे पाठ में कि धातु क्या होता है। धातु का आपको भौतिक गुण बस बताना है, रासायनिक गुण नहीं बताना है। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि उसमें कौन सी धातु, तो आगे मिलेंगे तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूरे डिटेल में बता देंगे। वह बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसमें से क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।